ये कहानी है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सरहद बनाई गई थी, जिसने पूरे हिंदुस्तान का भूगोल बदल कर रख दिया था। सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। ये एक ऐतिहासिक विरोधाभास था कि जिस तारीख को पाकिस्तान अस्तित्व में आया, उस दिन तक उस देश की सीमाएं ही तय नहीं हो पाई थीं। 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लगभग 8 करोड़ लोगों के लिए बांट दिया गया था। स्वतंत्र पाकिस्तान 14 अगस्त को अस्तित्व में आ गया था। 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, मगर दोनों देशों के बीच सीमा रेखा एक दिन बाद यानी कि 16 अगस्त को ही खींची जा सकी। यानी आजादी पहले मिल गई, सीमाएं बाद में तय हुई। इन सीमा रेखाओं की निशानदेही जिस सीमा आयोग ने की, उसके अध्यक्ष एक आर्किटेक्ट सर सिरिल रैडक्लिफ थे। ये भी शायद उस काल की सबसे बड़ी विसंगति थी कि एक ऐसे शख्स को इस ऐतिहासिक निशानदेही का काम सौंपा गया जो इससे पहले पर्यटक के रूप में भी कभी भारत नहीं आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 15 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत सिर्फ एक माह बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 2 सार्वभौमिक प्रभुसत्ता संपन्न देशों के बीच विभाजित किया जाना था। एक का प्रस्तावित नाम यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरे का डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान था। विभाजन से पहले भारत का लगभग 40% भाग छोटे बड़े राजाओं, महाराजाओं, नवाबों के अधिकार में था। ये रियासतें वैसे ब्रिटिश नियंत्रण में थीं। उनके विदेशी मामले पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ही तय किए जाते थे। संचार व्यवस्था भी लगभग पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में थी, मगर संविधान के अनुसार ब्रिटिश सरकार ना तो उन्हें स्वतंत्र घोषित कर सकती थी और ना ही उनका विभाजन कर सकती थी। मगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार उन्हें ये अधिकार दे दिया गया कि वो चाहे तो स्वतंत्र रहें या चाहे तो दोनों में से किसी एक देश में विलीन हो जाएं। इसके साथ ही कुछ एक को छोड़ के शेष लगभग सब ने दोनों में से एक देश चुन लिया। आखिर सीमाएं खींच दी गईं। पंजाब के पश्चिम भाग को पश्चिमी पंजाब और पूर्वी भाग पर पूर्वी पंजाब के नाम की पर्चियां चस्पा कर दी गईं। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिला, पूर्वी पंजाब भारत को मिला। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि पश्चिमी बंगाल भारत के खाते में दर्ज कर दिया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे पख्तूनिस्तान भी कहा जाता था, इस जनमत संग्रह में पख्तून आंदोलन से जुड़े कबीलों और लोगों ने कोई शिरकत नहीं किया था। वैसे जनमत संग्रह में भी पाक समर्थकों को स्पष्ट या भारी बहुमत नहीं मिल पाई। पंजाब में मसला बेहद पेचीदा था। जनसंख्या का अनुपात लगभग हर जगह मिला जुला था। कहीं भी सीधी विभाजक रेखा खींचना मुश्किल काम था। कोई भी रेखा सड़क तंत्र, रेल तंत्र, संचार तंत्र, सिंचाई तंत्र और बिजली तंत्र को तहस नहस किए बिना विभाजन करना मुमकिन नहीं था। खेतों की स्थिति भी यही थी, मगर दलीलों, सामान्य बुद्धि, तकनीकी और ऐतिहासिक भौगोलिक मजबूरियों को एक तरफ हाशिए पर सरका दिया गया। बस विभाजन की रेखाएं खींच दी गईं, सरहदें बना दी गईं। इस सारी कवायद के लिए 2 सीमा आयोग गठित हुए थे, एक बंगाल के लिए और दूसरा पंजाब के लिए। दोनों का ही अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ को बनाया गया। रैडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को पहली बार भारत पहुंचे थे। उन्हें अपने समूचे कार्य के लिए 5 सप्ताह का नपा तुला समय दिया गया। दोनों आयोग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 2 प्रतिनिधि शामिल थे, पर किसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच में मतभेद की स्थिति में अंतिम फैसला रैडक्लिफ का होता था। रैडक्लिफ को समय बेहद नाकाफी लग रहा था, मगर इस बारे में वायसराय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता अडिग थे। वो समय सीमा बढ़ाने के कतई पक्ष में नहीं थे। इस आयोग में रैडक्लिफ के अलावा शेष सभी सदस्य पेशे से वकील थे। किसी भी सदस्य के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि विभाजन सीमा कैसे तैयार होती है। रैडक्लिफ को सिर्फ इस बात की संतुष्टि थी कि उनका निजी सचिव क्रिस्टोफर ब्यूमेंट पंजाब की हर स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था। एक सुझाव ये भी आया कि इसमें यूएनओ से कुछ विशेषज्ञ लिए जाएं, मगर ये सुझाव इसलिए नहीं माना गया क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा मीन मेख निकालने, भाषा, संस्कृति, भू संपत्ति, जनसंख्या, संसाधन आदि के पूरे अध्ययन के पचड़े में पड़ने की आशंका थी। उधर बंगाल सीमा आयोग के सामने ये भी सवाल उठा था कि कलकत्ता किसे मिलेगा। भारत
या पाकिस्तान को। बंगाल में चिटागांग पहाड़ियों के बौद्ध कबीले कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। ऐसे अनेक मंजर सामने आए जब किसी एक गांव को बीच में से काटना पड़ा। एक गांव का कुछ भाग पाकिस्तान को मिला, शेष हिंदुस्तान को। रेड क्लिफ घनी आबादी वाले क्षेत्र के बीच विभाजक रेखा के हक में था, मगर इससे कई ऐसे घर भी बटे जिनके कुछ कमरे तो भारत में गए, कुछ पाकिस्तान में। रेड क्लिफ बार बार एक ही दलील देते, हम कुछ भी कर लें, लोग बर्बादी तो झेलेंगे ही। रेड क्लिफ का दूसरा मुख्य आधार था कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता। यथासंभव इस बात का ध्यान रखा गया कि गांव या कस्बे दूसरे क्षेत्रों में मजहबी आधार पर बिल्कुल ना अलग हो, यानी ऐसा ना हो कि एक हिंदू बहुल कस्बा बीच में आता हो और उसके दोनों तरफ मुस्लिम कस्बे हों। ऐसी स्थितियों में दोनों तरफ के मुस्लिम कस्बों को जोड़ने के लिए चकबंदी की निरंतरता का ध्यान अवश्य रखना था, मगर ये मुमकिन ना हो सका। बाद में निरंतरता को बनाए रखने के लिए कुछ गांवों और कस्बों को बीच में से बांटना पड़ा। पंजाब की नहरों की संरचना के बारे में जानकारी उसे वायसराय के निजी सचिव जॉर्ज एबेल से प्राप्त हुई। सारा कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि सभी पहलुओं को बारीकी से देख पाना मुमकिन ही नहीं था, मगर इससे आम लोगों में बेहद भ्रम फैला, अफवाहें फैली और लोग जो हाथ में आया उसी को बगल में ठूस कर दिशाहीन स्थिति में घरों से निकल पड़े। लुटेरों और आपराधिक तत्वों के लिए ये एक इलाही या ईश्वरीय देन थी। उन्हें कट्टरपंथियों से भी मदद मिली। रेड क्लिफ 17 अगस्त को ही वापस लौट गया। वो जानता था कि बहुत सी दुखद घटनाओं के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। स्वदेश वापसी पर उसे लॉ लॉर्ड का पद दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुए 72 साल हो गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? कहां से बंटवारे के विचार की नींव पड़ी और किसको इस बंटवारे का विचार आया? 1858 में पूरी तरह भारत में ब्रिटिश शासन लागू हो गया था। 1885 में आजादी की मांग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में जाकर मुस्लिम हितों के नाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1920 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1933 में पहली बार कैम्ब्रिज के छात्र रहमतुल्लाह चौधरी ने पाकिस्तान का नाम सुझाया। 1940 में जाकर देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग रखी। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिम को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और 5000 लोग मारे गए। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। इसी साल जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। 14 और 15 अगस्त को भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। भारत से अलग होकर पाकिस्तान पहली बार अस्तित्व में आया। साल 1950 में हमारे मुल्क को भारतीय गणराज्य का नाम मिला, जबकि साल 1956 में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनने वाला पहला मुल्क बना। बंटवारे के दौरान जिन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा, ये दर्द आज भी उन्हें सताता रहता है। आजादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन का जहरीला घूंट पी लिया, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि क्या भारत का बंटवारा इतना जरूरी था? आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, जैसे कि कागज के कर दिए जाते हैं? हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत का ये अंतिम और बहुत ही शर्मनाक कार्य था। अंग्रेजों के लिए यह स्वाभाविक ही था कि भारत छोड़ने के बाद भी भारत से उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। विभाजन की इस योजना ने भारत को जितनी क्षति पहुंचाई, उतनी दूसरी कम ही चीजों ने पहुंचाई होगी। अंत में उन्होंने इस समझौते पर भी दस्तखत कराए कि हमारे जाने के बाद हमारे बनाए गए स्मारक और मूर्तियों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और इनका संरक्षण किया जाएगा। गांधी और नेहरू के बीच कई बातों को लेकर मतभेद थे।
सन 1945 तक गांधी का युग खत्म होकर नेहरू का युग शुरू हो गया था। तब गांधी एक तरह से हाशिए पर चले गए थे, लेकिन देश में जनता उन्हें चाहती थी। दोनों के बीच में विचारों में मतभेद की वजह से दूरियां बढ़ने लगी थीं। 1890 के दशक से ही कांग्रेस के स्तंभ मोतीलाल नेहरू ही जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस में लेकर आए थे। तब नेहरू 30 की उम्र के करीब थे और वो गांधी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जब उनके विचार विकसित हुए तो उनमें और गांधी में वैचारिक मतभेद शुरू हो गए। गांधी नेहरू पर भरोसा करते रहे कि वो वयस्क राजनीतिक मुद्दे उनके समक्ष नहीं उठाएंगे, लेकिन गांधी के प्रिय होने की वजह से नेहरू ये मानकर चल रहे थे कि वो कांग्रेस की अगुवाई करने और आजादी के बाद देश पर राज करने में अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।